सो कंप्लायंस इन बैंकिंग का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इसके लिए आपको डाउनलोड कर लेनी है ये वाली एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल एट दिस लिंक iib.info/app। आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द मॉड्यूल एफ एंड दिस इज कार्ड्स एंड द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू द कार्ड्स एंड द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। सो क्रेडिट कार्ड जो होता है दैट इज बाय नाउ पे लेटर के ऊपर बेस्ड होता है। फिजिकल या फिर वर्चुअल कार्ड हो सकता है जिसमें आपको एक रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड लिमिट मिल जाती है जिसके ऊपर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टेन्योर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ता और पेमेंट के टाइम पर भी आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। यू आर टू पे द MAD दैट इज मिनिमम बैलेंस टू बी पेड, राइट। एंड फर्दर अमाउंट ड्यू का बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा जो कि मिनिमम ड्यू हुआ है। देन सेकंड जो है डेट्स रिलेटेड टू डेबिट कार्ड दैट इज बाय नाउ एंड पे नाउ, साथ के साथ आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे एंड जो आपके पास पैसे सर वही होंगे। आप ऑनलाइन POS मशीन्स पर यूपे के थ्रू, QR कोड के थ्रू इनका इस्तेमाल कर सकते हो। फर्दर देन इट्स रिलेटेड टू चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही कुछ ना कुछ होते हैं जहां पर पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो एक ही दिन जनरेट हो जाएगा, यानी कि लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड आपके ऊपर आप उसमें पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन जैसे ही पीरियड एंड होगा साथ के साथ पूरा का पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। कोई रिवॉल्विंग बैलेंस आपको नहीं मिलता है। देन इट्स रिलेटेड टू एड ऑन कार्ड। एक सप्लीमेंट्री कार्ड हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके एम्प्लॉय के लिए एंड जो लाइबिलिटी रहेगी वो प्रिंसिपल कार्ड होल्डर के साथ ही रहने वाली है। दिस इज द एड ऑन कार्ड। कॉर्पोरेट या फिर बिजनेस कार्ड जो कि कंपनीज की तरह इशू किया रहता है, अपने एम्प्लॉयज को इशू किया रहता है फॉर द बिजनेस एक्सपेंसेस, पर्सनल यूज नहीं कर सकते हो। को ब्रांडेड कार्ड जिसमें इशू किया रहता है एक बैंक की तरह, साथ में एक लोगो लगा होता है किसी और कंपनी का, लेट्स से एयरलाइन का या फिर लेट्स से हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लगा हो सकता है। एंड फर्दर सो यू अर्न benefits on both the networks, right? Then it's related to unsolicited card। अब क्रेडिट कार्ड जो आपको सेंड किया जाता है बिना किसी रिक्वेस्ट के उसको अनसॉलिसिटेड कार्ड कहते हैं, बट दिस इज प्रोहिबिटेड एंड अगर कोई चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए हैं उनको भी रिवर्स करना पड़ेगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू APR दैट इज एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट, जो ट्रूली इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज किया जाएगा अगर आप पैसा ज्यादा खर्च कर देते हो वापस नहीं करते हो, और इसमें इंटरेस्ट एंड फीस दोनों चार्जेस अवेलेबल रहते हैं। लेट्स से केस लिखा गया कि चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाएंगे 5% पर मंथ। अब एनुअल के बेस पर देखें तो 60% पहुंच गई, राइट। सो दैट इज APR। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि उनको APR ही बताना है एडवर्टीजमेंट के दौरान भी एंड अदरवाइज भी, ताकि लोग किसी बहकावे में ना आए। देन इट्स रिलेटेड टू द बिलिंग साइकिल, यानी कि रेगुलर जो पीरियड एक रहेगा जिसके बाद बिल जनरेट होगा एंड फॉर द इंटरेस्ट फ्री पीरियड वो पीरियड है बिल जनरेट होने के बाद भी आपको लेट से 10 दिन दिए गए हैं, 20 दिन दिए गए हैं जिसके दौरान कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा अगर आप पूरा बैलेंस ऑन टाइम पे कर देते हो तो। MAD दैट इज द मिनिमम अमाउंट ड्यू, जो कम से कम बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा जब बिल जनरेट हुआ है तो। फिर बताती है टोटल अमाउंट ड्यू, फुल अमाउंट है जो आपकी स्टेटमेंट में शोकेस कर रहा है, जो आपको गिवन पीरियड में जमा करवाना है ताकि कोई भी इंटरेस्ट आपके ऊपर ना लगे। देन इट्स रिलेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब भी क्रेडिट कार्ड इशू किया जा रहा है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको दिए जाएंगे, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपके अधिकार क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एंड 13th पॉइंट जो हमारा रह गया बीच में दैट्स रिलेटेड टू कन्वीनियंस फीस, यानी एक छोटा सा सरचार्ज आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा आउटलेट्स के ऊपर जब आप इस्तेमाल करते हो, सर्विसेज के ऊपर इस्तेमाल करते हो, जो नॉर्मली कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं वहां पर थोड़ा सा सरचार्ज कन्वीनियंस फी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर बात आती है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, डेट इज PPIs के बारे में। सो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक तरह का वो इंस्ट्रूमेंट है जो फैसिलिटेट करता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हो, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो, रिमिट कर सकते हो एंड वो वैल्यू जिसे आप खरीद रहे हो, खर्च कर रहे हो, वो ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर्ड है। यानी कि एक प्री लोडेड कार्ड होगा जिसमें एक अमाउंट ऑलरेडी प्री लोड कर रखा है एंड आप डिजिटली एंड फिजिकली उसका इस्तेमाल कर पाओगे। सो इनको रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है एंड जो सेक्शन 18 है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का उनके अंदर इनको रेगुलेट किया जाता है। So we are having the three types of system, like we are having the semi-closed PPI, we are having the closed PPI या फिर we are having the open system PPI। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लोज्ड PPI के बारे में। यानी कि लेट से आप गए किसी गेमिंग सेक्शन में, स्मैश में गए, स्मैश गेमिंग पोर्टल पे गए या सेक्शन पे गए आप, ठीक है, फिजिकल स्टोर है वहां पर गए और उन्होंने एक आपको कार्ड दे दिया, 1000 पे लिए और एक कार्ड दे दिया जिसमें 1000 पे लोड कर दिए।
अब ये सिर्फ और सिर्फ पैसा जो 1000 रुपये लोड हुआ है ये उन्हीं के ब्रांच पर चलेगा या उन्हीं के डिफरेंट आउटलेट्स के ऊपर चलेगा, डेट इज इट। ये क्लोज्ड पीपीआई सिस्टम होता है, दिस इज अ क्लोज पीपीआई सिस्टम। आप फूड के लिए, पेमेंट्स के लिए वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो इनके थ्रू। दूसरा होता है सेमी क्लोज्ड पीपीआई सिस्टम, यानी कि लेट्स से स्मैश ने टाइप किया हुआ वॉलमार्ट के साथ, एक दो और यूनिट्स हैं उनके साथ टाइप किया हुआ, सो जो कार्ड दिया स्मैश ने उनका इस्तेमाल मल्टीपल जगह पर किया जा सकता है। एंड साथ ही आप इनका इस्तेमाल बिल पेमेंट के लिए, रिचार्ज के लिए भी कर सकते हो, और फंड ट्रांसफर के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप केवाईसी कंप्लायंट हो तो। इस केस में फुल केवाईसी या फिर मिनिमम केवाईसी कंडीशंस अवेलेबल रहेंगी, वो अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन क्लोज पीपीआई के केस में केवाईसी की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। फिर थर्ड आता है ओपन सिस्टम पीपीआई। अब इसमें डेबिट कार्ड, ट्रेवल कार्ड, ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं, यानी कि एटीएम विड्रॉल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सेमी पीपीआई में आप कैश नहीं निकला सकते थे, लेकिन इसमें कर सकते हो, यानी कि ओपन सिस्टम पीपीआई में आप कैश भी निकलवा सकते हो, राइट। सो पीपीआई वी टॉक अबाउट, ये होते हैं वॉलेट्स या फिर वो प्रीपेड कार्ड जिनको आप लोड कर सकते हो और खर्च कर सकते हो अपने हिसाब से पैसे को। क्लोज सिस्टम पीपीआई सिर्फ और सिर्फ जो इश्यूर है वहां पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई कैश विड्रॉल नहीं होगा, केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है, एंड इसके लिए स्पेसिफिकली आरबीआई की रेगुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। स्मॉल पीपीआई यानी कि स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक छोटी सी लिमिट दी जाती है, कोई कैश आप बाहर नहीं निकाल सकते, फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। मिनिमम जो एक कह लो केवाईसी है वो रिक्वायर्ड होती है, जैसे सेमी क्लोज पीपीआई आप कह लो। फुल केवाईसी पीपीआई यानी कि पूरी की पूरी केवाईसी पीपीआई के बाद आप कैश विड्रॉल भी कर पाओगे, तो इसे हम कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड, राइट। जो ये यहाँ पर एग्जांपल दी एक सेमी क्लोज की हो सकती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द ओपन पीपीआई, राइट। तो फुल केवाईसी पीपीआई के केस में आप कितना भी अमाउंट लोड करो, अनलोड करो, फंड ट्रांसफर करो, विड्रॉ करो, कोई इश्यूज नहीं है। इश्योर या एंटिटी वो बैंक या नॉन बैंकिंग कंपनी है जो ऑथराइज की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको ऑथराइज किया गया है कि वो पीपीआई को इशू कर सकते हैं। होल्डर की बात करें तो कस्टमर है, जो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जिसको पीपीआई की ऑनरशिप दी गई है। मर्चेंट की बात करें वो शॉपकीपर, वो शोरूम का ओनर जो पीपीआई को एक्सेप्ट कर रहा है एंड फॉर द यूजली किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू या एग्रीगेटर के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। नेटवर्थ की बात करें तो इश्यूअर की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, let's say equity, reserves, intangible assets, losses, as defined by the Reserve Bank of India, so as to ensure that they can pay your wallet balances. That is the net worth for the issuer, right? Further, form factors and controls क्या होते हैं? Let's have a look at it. So when we're talking about the form factor, उसका मतलब होता है फिजिकल या वर्चुअल मीडियम जिसके बीच में पीपीआई को इशू किया जा सकता है या फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। और वहीं पर इफ वी टॉक अबाउट द कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है कि क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस है या फिर क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, क्या सिक्योरिटी मेजर्स या रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्म फैक्टर, तो ये कोई भी वेरिएबल या फिर कार्ड हो सकता है या कोई वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट लाइक एप्लीकेशन और क्यूआर कोड कैन बी देयर व्हिच कैन बी एक्सेस यूज टू एक्सेस और पे थ्रू द अकाउंट, राइट। वो होता है फॉर्म फैक्टर, राइट। एंड एक एक्सप्लिसिट कंटेंट चाहिए, यानी कि एक्सप्रेस आपसे अग्रीमेंट चाहिए, कंसेंट चाहिए आप यूजर की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, जब कोई कार्ड या वेरिएबल आपके लिए इनेबल किया जाएगा फॉर द न्यू फॉर्म फैक्टर्स और द फीचर्स। ब्लॉकिंग एंड डिसेबलिंग ऑप्शंस, दैट यू कैन डिसेबल द लॉस्ट और अनवांटेड फॉर्म फैक्टर्स, लाइक अगर मोबाइल वॉलेट है, वेरिएबल है, गुम हो गया है, ठीक है, तो इंस्टेंटली आप एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू बंद कर सकते हो उसको। दैट इज व्हाट, दैट इज ब्लॉकिंग एंड डिसेबलिंग द ऑप्शंस। For the conduct of credit card business, let's have a look at it. So first one, it's related to who can issue the cards, कौन issue कर सकता है। Scheduled commercial banks जो हैं वो issue कर सकते हैं जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। बोर्ड का अप्रूवल मैंडेटरी रहेगा, एंड फर्दर जो सब्सिडरीज हैं उनको आरबीआई से अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो क्रेडिट कार्ड को इशू कर पाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट कार्ड्स। रीजनल रूरल बैंक्स इशू कर सकते हैं अगर उनका टाई अप है स्पॉन्सर बैंक के साथ या किसी और बैंक के साथ जो कार्ड इशू कर सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, सीबीएस इनेबल्ड है, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए रहेगा, एंड फर्दर सिर्फ रेगुलर या नॉमिनल मेंबर्स को इशू कर सकते हैं, कोई को ब्रांडेड कार्ड्स वो इशू नहीं कर सकते हैं। गवर्नेंस एंड ओवरसाइट की बात करें तो बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए जो कि बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड रहेगी, क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी रहेगी रिलेटेड टू द अंडरराइटिंग ऑफ द रिस्क्स, रिलेटेड टू द फीस, कस्टमर सर्विस, एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए।
पब्लिक डिस्क्लोजर मस्ट बी देयर रिलेटेड टू जो बोर्ड की पॉलिसी है, डेट मस्ट बी डिस्क्लोज ऑन द बैंक वेबसाइट। एंड हाफ ईयरली रिव्यू जरूर चाहिए, ऑपरेशंस को रिव्यू करना है, सर्विस क्वालिटी को रिव्यू करना है, एंड अगर कोई फ्रॉड है, कंप्लेंट है, उन सभी चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा। फिर जो इश्यूज की बात है कि आपको जब भी आप क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे टू एनी ऑफ दी पर्सन कस्टमर, तो आपको उन्हें एक की फैक्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसमें प्रॉपरली फैक्ट बताए जाएंगे। अपफ्रंट ये स्टेटमेंट देनी होगी। अगर डिक्लाइन किया जाता है तो रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों आपने डिक्लाइन करा है, राइट। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू अंडर राइटिंग, यानी कि जो मेरिट्स हैं क्रेडिट की, ठीक है, क्रेडिट ब्यूरो डाटा, सेल्फ डिक्लेरेशंस, दैट मस्ट बी डन, राइट। सो अंडर राइटिंग, ये वो दूसरा अंडर राइटिंग नहीं है जो कंपनी के केस में करते हैं, मर्चेंट बैंक्स करते हैं। इट्स रिलेटेड टू कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करनी होती है, रिस्क असेसमेंट करनी होती है, अप्रूवल प्रोसेस जो बैंक के द्वारा किया जाता है, फाइनेंशियल असेसमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असेसमेंट की जाती है, दैट इज बेसिकली द अंडर राइटिंग ऑफ द कार्ड, राइट। फिर बात आती है एड ऑन कार्ड के बारे में। सिर्फ जो नॉमिनेटेड पर्सन होंगे वाया द प्रिंसिपल वो दी जाएंगे, एंड जो मिनिमम जो आपके पास गाइडलाइंस है दैट इज रिलेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सेम एप्लीकेबल रहेगी जैसे प्रिंसिपल के ऊपर एप्लीकेबल थी। एंड फर्दर अगर कॉर्पोरेट कार्ड्स की बात करते हैं तो लाइबिलिटी जो है वो कंपनी के साथ, कंपनी के भी हो सकती है या कंपनी के एम्प्लॉयज की भी हो सकती है, या फिर दोनों की सेट की जा सकती है। वो क्लियरली आपको स्टेट करना पड़ेगा कि आप किसकी लाइबिलिटी रखना चाह रहे हो, राइट। फिर बात आती है रेट्स, फीस एंड बिलिंग के बारे में। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं दैट मस्ट बी रीजनेबल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से चाहिए, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ इट अबाउट द फीस एंड चार्जेस, तो इसमें एनुअल फीस रहेगी, लेट फीस रहेगी, कैश एडवांस फीस हो सकती है, ये क्लियरली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एंड फर्दर जो मिनिमम ड्यू का क्या इंपैक्ट होगा वो भी आपको पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा। बिलिंग साइकिल स्टेटमेंट जो इशू की जाएगी, बिल स्टेटमेंट, वो प्रॉम्प्टली इशू की जाएगी बिल साइकिल के हिसाब से, एंड कम से कम ड्यू डेट से पहले आपको स्टेटमेंट जो है वो 15 दिन पहले आपको भेजनी पड़ेगी। एंड इनकेस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो लेट्स से फ्रॉड से रिलेटेड है या फिर बिलिंग से रिलेटेड है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड रिजॉल्व विद इन 30 डेज, राइट। एंड जब तक आपका डिस्प्यूट एक्टिव है तब तक कोई फीस नहीं लगा सकते हो आप। फिर बात आती है अनसॉलिसिटेड कार्ड, यानी कि ऐसे कार्ड जो बिना आपकी मंजूरी के, बिना आपके एप्लीकेशन दिए आपको दे दिए गए हैं, वो प्रोहिबिटेड है। भाई नहीं दे सकते, कोई भी कार्ड आप ऐसा नहीं लॉन्च कर सकते, कोई पर्सन को नहीं दे सकते जो पर्टिकुलरली पर्सन ने अप्लाई नहीं किया, राइट। या फिर अपग्रेड नहीं कर सकते इवन कार्ड लिमिट को बिना मंजूरी के, बिना एक्सप्लिसिट कंसेंट के, रिक्वेस्ट के। रिवर्सल, अगर कोई चार्जेस लगा दिए, कोई फीस लगा दी, वो वापस करने पड़ेंगे, एंड प्लस पेनल्टी भी लग सकती है। फिर बात आती है रिपोर्टिंग एंड रिकवरी के बारे में। सीआईसी को, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, एंड आप नए कार्ड अकाउंट्स जो हैं उनको रिपोर्ट नहीं करोगे जब तक वो एक्टिवेट नहीं हुए। कार्ड रिपोर्ट डिफॉल्ट जो है वो बेसिकली आपको नोटिफाई करने के बाद कार्ड होल्डर को, फिर आप आगे रिपोर्ट करोगे टू द सीआईसी, ठीक है। देन फिर रिकवरी प्रैक्टिसेस जो है, फेयर प्रैक्टिसेस कोड्स को फॉलो करोगे, आरबीआई जो बेसिकली फेयर प्रैक्टिस कोड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोफेशनल वे में, रिस्पेक्टफुल वे में आपको रिकवरी लेनी है, हैरेसमेंट नहीं करनी कस्टमर्स को, राइट। एंड अगर उनको मिसट्रीट किया गया तो वो कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है। फिर कार्ड होल्डर कंट्रोल की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट सेट की जा सकती है, लाइक पर्सन अगर चाहे तो वो पर ट्रांजैक्शन लिमिट, पर डे लिमिट वो लगा सकता है, एंड बैंक को उसके थ्रू उसको मानना पड़ेगा, राइट। अलर्ट्स की बात करें तो रियल टाइम पर अलर्ट जाएंगे कस्टमर्स को रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस, न्यू ट्रांजैक्शन, लिमिट चेंज, फेल्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड। एंड टैप टू पे लिमिट बनाई जाएगी, एक छोटी लिमिट रख सकते हो, लेट्स से 2000 की लिमिट रख दी। सो टैप टू पे के लिए एक स्मॉलर लिमिट जो है दैट मस्ट बी इन प्लेस। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ी लिमिट रख दी, तो स्मॉलर लिमिट कैन बी देयर फॉर टैप टू पे लिमिट्स, राइट। कैश विड्रॉल की कैप जो है लगाई जा सकती है, लाइक 2000 पे पर ट्रांजेक्शन होगी या 10,000 पे पर मंथ कर सकते हो, राइट। दैट इज द केस रिलेटेड टू कैश विड्रॉल कैप इन केस ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू गाइडलाइंस ऑन पीपीआईस, ठीक है। तो बैंक्स जो हैं, नॉन बैंक्स जो हैं, दोज कैन बी इशूइंग द पीपीआईस, वो पीपीआई को इशू कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इशूइंग एंटिटी कौन सी है? बैंक, नॉन बैंकिंग एंटिटीज, दोज कैन बी इशूइंग द पीपीआईस, लेकिन आरबीआई का अप्रूवल मैंडेटरी है। इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो नॉन बैंक एंटिटीज जो हैं दोज मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एंड फॉर द मिनिमम नेटवर्क जो है वो चाहिए 5 करोड़ रुपए की, एंड थर्ड फाइनेंशियल ईयर तक ये जो कैपिटल है दैट मस्ट बी इंक्रीज्ड टू 15 करोड़ रुपीज, राइट। इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस की बात करें तो आपको एफडीए, एफपीआई और जो एफआईआई नॉर्म्स है
उनको मीटअप करना पड़ेगा, लाइक जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके बीच में बाहर के इंस्टीट्यूशंस, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नॉर्म्स जो है उनको कंप्लीटली फॉलो करना पड़ेगा। एंड बोर्ड रेजोल्यूशन सबमिट करना पड़ेगा, जो रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है आपका मेमोरेंडम अपडेटेड होना चाहिए, जिसमें आपको परमिट किया गया मेमोरेंडम, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ जो आपका एसोसिएशन दैट इज परमिटिंग कि आप क्रेडिट कार्ड की या पीपीआई जो है इशू कर सकते हो, राइट। एंड फर्दर आरबीआई से भी आपको एक एनओसी चाहिए। साथ के साथ आपको केवाईसी की गाइडलाइंस जो हैं, फर्दर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, इनकी गाइडलाइंस को फुलफिल करना पड़ेगा। एंड जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है डेट मस्ट बी फाइल टू द एफआईयू आईएनडी, अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलती है। एंड जो भी ट्रांजेक्शन लॉग्स हैं आपको 10 साल के लिए कम से कम आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। देन इट्स रिलेटेड टू द पीपीआई फॉर्म्स एंड द लिमिट्स। पीपीआई फॉर्म क्या है, क्या क्या लिमिट्स है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू कार्ड और वॉलेट फॉर्म। सो ईएमवी चिप एंड पिन कंप्लाइंट होना चाहिए। कार्ड की अगर बात करते हैं, कोई भी पेपर वाउचर नहीं होना चाहिए। एंड बैलेंस के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो भी आपका बैलेंस पड़ा है कार्ड के अंदर उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इशुएंस की बात करें और द रीलोड की बात करें, तो जो इशूर का पर्टिकुलर नेम है वो शोकेस किया जाना चाहिए। एंड पर लोड की जो कैपेसिटी है इन केस ऑफ द पीपीआई कार्ड्स हेयर, दैट इज अप टू 50,000 रुपीज, ठीक है, जो कि बैंक अकाउंट के थ्रू या एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड देन इट्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन। तो अगर तो आपको देखो मैं आपको पिछला पॉइंट क्लैरिफाई कर देता हूँ एक बार, कि अगर तो आपको बेसिकली कार्ड को लोड करना है अप टू 49,999, ठीक है, फिर तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अमाउंट लोड करना है तो फिर आप बैंक अकाउंट के थ्रू या एजेंट के थ्रू कर पाओगे। रिस्ट्रिक्शंस की बात करो, अगर तो आपका अकाउंट फुल्ली केवाईसी कंप्लाइंट है तो उसके केस में आप रिमिटेंस कर सकते हो। एंड जो नए पीपीआईज हैं उनको कैश रिमिटेंसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए अगर हम बात करें, तो अगर लेट्स से कोई आईएनआर पीपीआई है आपका एंड आउटवर्ड रिमिटेंस का जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये महीने तक का है तो अलाउड है। लाइक फॉरेन एक्सचेंज पीपीआई जो है वो फॉरेन करेंसी को अलाउ करते हैं, लेकिन 50,000 तक की लिमिट रखी गई है। फिर बात करते हैं रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ पीपीआई। मैंने आपको ऑलरेडी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पर हमने कवर किया था स्मॉल पीपीआई, फुल केवाईसी पीपीआई, राइट, उनके बारे में हमने बात करी थी। स्मॉल पीपीआई जो है इसमें पर मंथ जो लोड कर सकते हो आप 10,000 तक का अमाउंट लोड कर सकते हो। एंड ईयरली कैप जो है वो 1,20,000 रुपये की है। आप कोई भी अमाउंट जो है फंड ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, राइट, कैश पे आउट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो या फिर फंड ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर फुल केवाईसी की बात करें तो बैलेंस की जो लिमिट है दैट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 2 लाख रुपीज। परचेजेस, ट्रांसफर, विड्रॉल सब कुछ कर सकते हो। गिफ्ट पीपीआई की बात करें तो एक बार लोड कर सकते हो अमाउंट विच शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 10,000 रुपीज। नॉन रिलोडेबल रहता है, सिर्फ गिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मनी ट्रांसफर सिस्टम ऑफ द पीपीआई, तो 3,000 रुपये तक का अमाउंट लोड कर सकते हो, कोई विड्रॉल नहीं होगा। एंड माइक्रो ट्रांजेक्शन के लिए आपका जो कार्ड होता है वो सबसे बेस्ट है, राइट। एंड विड्रॉल नहीं हो सकता, इसमें रीलोड करवा सकते हो, लेकिन बैलेंस जो रहेगा वो 3,000 तक का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इफ वी टॉक अबाउट द एनआरआई पीपीआई, तो फुली केवाईसी आपका होना चाहिए इसमें। इट मस्ट बी लिंक टू द यूपीआई एंड ये फॉरेन नेशनल्स के लिए, एनआरआईज के लिए होता है। तो यहां पर मैं फुल फॉर्म का थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं, मनी ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द मास ट्रांजिट सिस्टम। सो पीपीआई जो मास ट्रांजिट सिस्टम है उसके साथ रिलेटेड है। सो एक सेमी क्लोज्ड प्रीपेड कार्ड या वॉलेट होता है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया कि आप मेट्रो, रेल में, बसेस में, टोल्स में इस्तेमाल इसका कर सकते हो। रेगुलेट इसको भी आरबीआई करता है, राइट। एंड अगर हम बैलेंस की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बैलेंस इसका 3,000 रहेगा। मैक्सिमम रीलोड जो पर मंथ कर सकते हो वो भी 3,000 रुपये तक ही कर सकते हो। देन इट्स रिलेटेड टू की ऑपरेशंस एंड द प्रोटेक्शंस। इंटरऑपरेबिलिटी कर सकते हैं, यस, अगर फुल केवाईसी कंप्लाइंट है तो इंटरऑपरेबिलिटी अलाउड है। ऑल कॉर्ड पीपीआईज मस्ट बी यूजिंग द ईएमवी चिप एंड द पिन। फंड डिप्लॉयमेंट की बात करें तो जो भी फंड इसमें रहा रहेगा पीपीआई का बैलेंस काउंट करेगा टुवर्ड द एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी में काउंट होगा पीपीआई का बैलेंस। एंड अगर नॉन बैंक की बात करें तो मस्ट बी कीपिंग द कस्टमर फंड्स इन एन एस्क्रो अकाउंट। तो कस्टमर के फंड्स को किस में रखना पड़ेगा, एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा, यानी कि एक अलग अकाउंट में रखना पड़ेगा जिसमें टोटल अमाउंट नंबर ऑफ कार्ड इश्यूज के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के इक्वल होना चाहिए मिनिमम। वैलिडिटी की बात करें तो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी
फॉर 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट रीलोड, एंड जो अनयूज बैलेंस होगा एक्सपायरी के ऊपर उसे क्या कर दिया जाएगा, डेट मस्ट बी रिफंडेड। सिक्योरिटी एंड फ्रॉड की बात करें तो बोर्ड अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, फ्रॉड चेक आप करेंगे, अलर्ट्स जनरेट करेंगे। कस्टमर प्रोटेक्शन की बात करें तो फॉर्मल ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना जरूरी है, जो कि कवर करेगा किया जाएगा बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑम्बर्ट्समैन स्कीम। प्राइसिंग क्लियर होनी जरूरी है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए, एंड कोई भी अनऑथराइज अगर ट्रांजैक्शन की लाइबिलिटी होती है तो बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स को फॉलो करना है। नॉन बैंक्स अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलरली 90 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व करेंगे, एंड 24/7 इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, 24/7 इसकी रिपोर्टिंग रहेगी, राइट। फर्दर ऑडिट एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो आरबीआई के सिस्टम ऑडिट नॉर्म्स इनके ऊपर लागू रहेंगे पीपीएस के ऊपर। नॉन बैंक्स के लिए उनको जो एक एसएआर है, एनुअल एसएआर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट है, वो उनको सबमिट करनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, एंड जितने भी इश्यूअर्स हैं उनको अपनी नेटवर्थ सर्टिफिकेशंस फाइल करनी पड़ेंगी, पीपीआई के स्टैट्स, एस्क्रो ऑडिट्स, ग्रीवेंस रिपोर्ट्स बेसिकली उनको इशू करनी पड़ेंगी, रिपोर्ट करनी पड़ेगी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन इट्स रिलेटेड टू द को ब्रांडिंग अरेंजमेंट, जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, यूसीबीज हैं, पीपीआई इशूअर्स हैं, वो पार्टनर कर सकते हैं एयरलाइन कंपनीज के साथ, पेट्रोल पंप्स के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, ताकि को ब्रांडेड कार्ड जो है इशू कर सके। अब लेट्स से कोई डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है, तो बैंकिंग एंटिटी जो रहेगी मे इशू द को ब्रांडेड डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड को इशू कर सकते हैं किसी पार्टनर के साथ। सो कार्ड इशू जो रहेगा वो हमेशा एक बैंक की रहेगा या एनबीएफसी रहेगी, विच कैन बी ऑफरिंग अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। यूसीबी की बात करें तो वो भी को ब्रांडेड कार्ड को इशू कर सकते हैं विद टाइप विद द बैंक्स ओवर देयर। एनबीएफसी भी को ब्रांडेड कार्ड को इशू कर सकती है आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर। अगर हम पीपीआईज की बात करते हैं, इशूअर जो है वो को ब्रांडेड पीपीआई भी लॉन्च कर सकते हैं इंडियन रजिस्टर्ड पार्टनर्स के साथ, एंड कार्ड या इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा उसमें क्लियरली बताए जाएंगे दोनों के नाम, यानी कि ब्रांड का नाम, इशूर का नाम, दोनों शामिल रहेंगे। अगर पार्टनर नॉन बैंक है तो बैंक मस्ट बी द पीपीआई इशूर, ठीक, यानी कि इशूर जो रहेगा पीपीआई का वो बैंक ही रहेगा। देन इट्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस एंड द लायबिलिटी। बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी जरूरी है, जो कि को ब्रांडिंग पॉलिसी के साथ अलाइन करेगी। ड्यू डिलीजेंस होनी जरूरी है, लाइक जो आप जिसके साथ ब्रांडिंग कर रहे हो उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल होनी चाहिए उनके पास, राइट। एंड फॉर द आउटसोर्सिंग, बैंक जो है वो हमेशा लायबल रहेगा पार्टनर के एक्ट के लिए, चाहे आपने उनका को ब्रांडिंग कर दिया उनके साथ, लेकिन लाइबिलिटी जो रहेगी डेट विल ऑलवेज विद द बैंक, यानी कि आरबीआई की जो आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस है उनके साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पे आउट्स या फिर जो डिस्काउंट्स या जो कैशबैक्स आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, या फिर पार्टनर के द्वारा प्रॉमिस किए गए, दोज मस्ट बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, एंड लाइबिलिटी जो रहेगी वो बैंक की रहेगी इनकेस अगर डिले होता है। पार्टनर का रोल सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रहेगा फॉर द मार्केटिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पजेस, एंड वो कार्ड या पीपीआई को अपने खुद के प्रोडक्ट की तरह शोकेस नहीं कर सकते। देन इट इज रिलेटेड टू कार्ड ट्रांसफर्स, इज दैट अलाउड? कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर अलाउड है, यस। बैंक्स जो है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक कार्ड से दूसरे कार्ड में पैसे भेज सकते हो इन द केस ऑफ सर्टेन प्रीपेड कार्ड्स। इवन कौन पैसे भेज सकता है? ओपन सिस्टम पीपीआईज में, जहां पर फुल्ली अनरिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, जहां पर आपका पूरा का पूरा केवाईसी है, आप पैसे भेज सकते हो। सेमी क्लोज पीपीआई के केस में अगर ट्रांसपोर्ट कार्ड है तो आप पैसे भेज सकते हो। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के केस में यू कैन बी ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन कार्ड टू अनदर। एंड हु कैन रिसीव? ओपन पीपीआईज रिसीव कर सकते हैं, सेमी क्लोज पीपीआईज रिसीव कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स रिसीव कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रिसीव कर सकते हैं फॉर द रीपेमेंट पर्पसेज ओनली। क्रेडिट कार्ड अगर पैसे रिसीव करेंगे सिर्फ रीपेमेंट पर्पज के लिए पैसे रिसीव करेंगे, अदरवाइज दे वॉन्ट बी रिसीविंग। एंड जो लिमिट रखी गई है पर ट्रांजेक्शन लिमिट इज फिक्स्ड टू बी ₹5,000 मंथली। जो लिमिट रखी गई है एक्सेप्ट द केस ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स इट इज ₹25,000 पर लिमिट, राइट। तो वो लिमिट रखी गई है रिलेटेड टू दिस, ठीक है जी। तो ये कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर के बारे में। अच्छा, कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर के यूजर केसेस क्या हो सकता है? यूज केसेस क्या क्या होंगे? लेट्स से द केस कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, तो वहां पर भी तो कार्ड ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है जी। लाइक आप एक कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए वाया द यूपीआई एप्लीकेशन और वाया द नेट बैंकिंग। देन इट वुड बी रिलेटेड टू पीयर ट्रांसफर के लिए भी कर सकते हैं, लाइक एक डेबिट कार्ड से फ्रेंड के डेबिट कार्ड के ऊपर पैसे ट्रांसफर करने वो भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल रेमिटेंसेज भी की जा सकती हैं कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो ट्रांजेक्शन जो है वो लिमिट लगाई जाती है, लाइक फॉर डेबिट टू डेबिट, इफ वी टॉक अबाउट द डेबिट टू डेबिट, द लिमिट इज डेबिट टू डेबिट द लिमिट इज ₹25,000। 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की लिमिट लगाई जा सकती है डेबिट टू डेबिट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो। डेबिट टू क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के बिल अमाउंट के हिसाब से करोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्रेडिट टू क्रेडिट कर रहे हो वो ऐसा अलाउड नहीं है, सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन
जो होती है वो अलाउड होती है। क्रेडिट टू डेबिट कर सकते हो, वो भी अलाउड नहीं है। अगर करोगे तो उसे कैश एडवांस माना जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कैश एडवांस फैसिलिटी, राइट। रेगुलेटरी एस्पेक्ट ये कहता है कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर, अगर आप कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर कर रहे हो तो केवाईसी कंप्लाइंट होना जरूरी है। एंड इशूइंग बैंक जो है वो ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करेगा एंड सब्जेक्ट टू जो कार्ड नेटवर्क की गाइडलाइंस है, पीपीए की गाइडलाइंस है, एएमएल कंट्रोल की गाइडलाइंस है, वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। इंटरऑपरेबिलिटी जरूर रहेगी, लाइक अगर रुपए से वीजा में मास्टर कार्ड में डालने हैं वैसे वो डाल पाओगे, राइट। एंड दैट विल बी द केस। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू यूजिंग द इंटरनेशनल कार्ड्स अब्रॉड, राइट। सो देखो, जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये बेसिकली अलाउ करते हैं इंडियन कस्टमर्स को कि इवन इफ यू वांट टू विड्रॉ द कैश अब्रॉड, आपने पैसे बेसिकली भेजने हैं फॉर न्यू परचेजेस या सर्विसेज को बुक करना है, यू कैन डू सो, वो अलाउड है, ठीक है। इंटरनेशनल कार्ड होते हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड कार्ड होते हैं, दोज आर द इंटरनेशनल कार्ड, राइट। एंड हम क्या कर सकते हैं, हम परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, राइट, ट्रैवल या फिर होटल बुकिंग कर सकते हैं। सो दैट इज अ केस, यूज केस है यहाँ पर। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की बात करते हैं, अलाउड ओनली फॉर परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्या आप टिकट, लॉटरी टिकट बाय कर सकते हो? नहीं कर सकते। बैंड कंटेंट को बाय नहीं कर सकते, स्वीप स्टेक नहीं बाय कर सकते। एंड बैंक को फेमा रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जब इशू करेंगे आईडीसी को। एंड देन इट्स रिलेटेड टू स्टोर वैल्यू चार्ज कार्ड और स्मार्ट कार्ड्स। सो जो रेजिडेंट जा रहे हैं बाहर प्राइवेट विजिट के लिए, बिजनेस विजिट के लिए, जैसे ट्रैवलर कार्ड लेके जा रहे हैं वो बाहर, ठीक है, स्टोर वैल्यू कार्ड है जिसमें लेट से दुबई घूमने गया पर्सन, उसमें 10,000 दिरहम डाल करके ले गया साथ में, राइट। तो जो आपने पेमेंट करनी है, कैश विड्रॉल करनी है, वो बेसिकली करंट अकाउंट लिमिट के हिसाब से आप कर पाओगे। एंड छोटा एक कुछ एक बैलेंस आप पाइपलाइन बैलेंस रख सकते हो जो कि 100 यूएसडी से कम होगा। लेट से आपने कोई सेटलमेंट तक बैलेंस अपने पास रखे रखना है, जिसको स्मॉल पाइपलाइन बैलेंस कहते हैं। अनक्लेम्ड जो आपकी ऑथराइजेशन अमाउंट्स होती है ना, वो आप $100 तक अमाउंट उसमें रख सकते हो। जब आप वापस आते हो वो आप रिटेन कर सकते हो उसमें अनटिल द सेटलमेंट। एंड जो भी फीस चार्ज की जाएगी वो रुपी में चार्ज की जाएगी, होम बैंक स्टेटमेंट में वो रुपी के ऊपर ही चार्ज की जाएगी। देन इट इज रिलेटेड टू द जनरल क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। देखो, नॉन फॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको जनरल क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी जा सकती है। लेट्स से वी वांट टू इंक्रीज द कैश फ्लो, राइट, या क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करना चाहते हैं नॉन फॉर्म एक्टिविटी में, तो जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको आप जीसीसी इशू कर सकते हो। सो कोई भी इंडिविजुअल जो नॉन फॉर्म एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कर रहा है वो एलिजिबल रहेगा इस कार्ड स्कीम के लिए। क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी वो सेट की जाएगी केस टू केस बेसिस के ऊपर, बेस्ड ऑन द रिस्क। लोन टाइप की बात करें तो वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन कंबाइन हो सकता है इस केस में। एंड सिक्योरिटी की बात करें तो आरबीआई की जो गाइडलाइन है रिलेटेड टू कोलेटरल फ्री लेंडिंग, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी इन द केस ऑफ सिक्योरिटी। हाइपोथिकेशन करते हो वैसे ज़्यादातर, या फिर अगर आप सीजीडीएमएसी का चार्ज है वो क्रिएट कर सकते हो। लाइक 10 लाख तक का लोन तो वैसे भी कोलेटरल लोन रहता है, कोलेटरल फ्री रहता है। और अगर गाइडलाइन, अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो 25,000 तक का जो लोन है वो बेसिकली आपका कोलेटरल फ्री हो सकता है। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के हिसाब से होगा। रिपोर्टिंग जो होगी वो बैंक जीसीसी डाटा को आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रिपोर्ट करेगा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड में शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है क्रॉप फाइनेंस के लिए, 10% दिया जाता है कंजम्पशन के लिए, और 20% दिया जाता है इंश्योरेंस पर्पजेज के लिए आपको पैसा दिया जाता है। एंड 5 साल के प्लान के हिसाब से आपको जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो सेंक्शन किया जाता है। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए भी, इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा दिया जा सकता है। एंड जो सेंक्शन लिमिट रहेगी वो 5th ईयर के प्लान के हिसाब से सेंक्शन लिमिट रहेगी। एंड फर्दर वो नीड्स के ऊपर बेस्ड रहती है। मार्जिनल फार्मर्स को 10,000 से 50,000 की जो एक फ्लेक्सी केसेस लिमिट है दैट कैन बी ऑफर्ड विच विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स। कार्ड टाइप की बात करें तो स्मार्ट कम डेबिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा, यानी कि आप जो केसीसी कार्ड है उसका इस्तेमाल सिंपल एटीएम्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास इस्तेमाल कर सकते हो, जो केसीसी कार्ड होता है, राइट। एंड इसको एनुअली रिव्यू किया जाता है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस, बेस्ड अपॉन द क्रॉप पैटर्न, जो भी कैलेमिटीज चल रही है उनके हिसाब से। वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन होती है एंड फॉर द सिंपली क्रॉप डिक्लेरेशन करनी पड़ती है एली बेसिस के ऊपर। इंटरेस्ट जो रहेगा एग्री लोन के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। एंड इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी इवन प्रोवाइड की जाती है टू द एलिजिबल फार्मर्स अगर वो प्रॉम्प्ट बेसिकली रीपेमेंट करते हैं। एंड रीपेमेंट जो रहेगी डेट मस्ट बी अलाइंड विद द हार्वेस्ट साइकिल। एंड टर्म लोन जो है वो उसके केस में 5 साल तक की रीपेमेंट रहेगी विच इज एक्चुअली एक्सटेंडेबल, आगे एक्सटेंड कर सकता है।
एक 1.6 लाख तक कोई भी मार्जिन मेंटेन नहीं करना पड़ता, एंड फॉर द अप टू बेसिकली 3 लाख ऑफ द लोन हाइपोथिकेशन की जा सकती है क्रॉप्स की, एंड उसके ऊपर कोलेटरल जो है वो बैंक की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ली जा सकती है। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द अदर एस्पेक्ट्स, क्या क्या चैनल्स परमिटेड है उनको समझते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स एंड परमिटेड चैनल्स, तो डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, पीपीआई, यूपीआई जो है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप प्री ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन जाना चाहिए। लेट्स से जब अगर आप कोई मैंडेट दिया आपने, तो मैंडेट के केस में जो भी एडवांस पेमेंट जानी है 24 घंटे पहले आपको नोटिस आ जाएगा, एंड हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं, एंड उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब ट्रांजेक्शन हो चुकी है तो उसके बाद आपको मर्चेंट का नेम, क्या अमाउंट डेबिट किया गया, क्या उसका रेफरेंस आईडी था, वो सब चीज़ डिटेल्स आपको भेजी जाएंगी। देन इट्स रिलेटेड टू एडिशनल फैक्टर ऑफ द ऑथेंटिकेशन। अब अगर तो अमाउंट जो है वो 15,000 तक का है, राइट, इन केस ऑफ द ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन जो आपने ई मैंडेट दिया उसके हिसाब से, तो उसके केस में कोई भी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं रिक्वायर्ड। लेकिन अगर 15,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो उसके केस में अनदर लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। एंड रिस्क जैसे होगा उसको कैसे जज किया जाएगा, वेलोसिटी चेक के साथ फ्रॉड स्क्रीनिंग की जाएगी, डाटा डिलीशन आफ्टर मैंडेट विड्रॉवल, राइट। सो नो मर्चेंट कैन कीप योर डाटा आफ्टर द ट्रांजेक्शन, कोई भी नहीं रख सकता। ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात करें तो इश्यूर के पास मैकेनिज्म होना चाहिए कंप्लीटली, एंड वो प्रॉम्प्टली इसको पब्लिश करेगा रिलेटेड की अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम है तो हमें रीच आउट कर सकता है उसके बारे में। एंड जो कार्ड नेटवर्क्स हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि डिस्प्यूट जो है सेट टाइमिंग्स के हिसाब से रिजॉल्व हो जाए। एंड अगर कोई इशू फिर भी रहता है दैट कैन बी एस्केलेटेड टू द आरबीआई ओम्बड्समैन इफ अनरिजॉल्व विद इन 30 days। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेक्स, दैट इज FETER रिपोर्टिंग, फेटर्स जिसको हम कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो मंथली रिपोर्ट है फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, चाहे वो कार्ड के थ्रू है, यूपीआई के थ्रू है, डेट मस्ट बी along the taxes, right, जो भी MCC कोड्स हैं उनके, डेट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। तो जो भी रिपोर्ट होएगी, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, दैट इज टू बी रिपोर्टेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, राइट। फिर बात आती है टोकनाइजेशन के बारे में। नाउ टोकनाइजेशन का कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है कि टोकनाइजेशन ने क्या कर दिया कि जो परमानेंट अकाउंट नंबर आपके कार्ड के ऊपर लिखा होता है, पहले वो नेटवर्क्स में सेव होता था, किसी मर्चेंट की वेबसाइट पर सेव होता था, अब उसे रिप्लेस कर दिया एक यूनिक टोकन के साथ, एक यूनिक टोकन के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। एंड वो सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ ऑनलाइन नहीं हुआ, अगर आप इन ऐप कर रहे हो, QR कोड का इस्तेमाल कर रहे हो, NFC का इस्तेमाल कर रहे हो, हर जगह पर यही है। टोकनाइजेशन के प्रोवाइडर के कार्ड इशूअर्स, नेटवर्क्स, बैंक्स, ठीक है, ये इसके प्रोवाइडर्स हैं। हैंडलिंग की बात करें तो सेम TSP जो है, राइट, टोकन सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो ही टोकनाइज करेगा, वही डी टोकनाइज करेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो एनुअली ऑडिट होएगा। एंड फर्दर पैन जो है यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जो क्रेडिट आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है, दैट मस्ट नॉट बी सेव्ड बाय द मर्चेंट्स एंड द रिक्वेस्टर, उनके द्वारा सेव नहीं किया जाएगा। कस्टमर को कंसेंट देना पड़ेगा वाया द एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, एंड जो डिस्प्यूट प्रोसेस है फॉर द लॉस्ट डिवाइसेस और मिसयूज दैट मस्ट बी अवेलेबल, ठीक है। अब वाई टोकनाइजेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, आप बेसिकली कार्ड फ्रॉड को बचाना चाहते हो, उसके लिए रिक्वायर्ड कि टोकनाइजेशन का प्रोसेस हो। अब ये प्रोसेस चलता कैसे है, लेट्स हैव लुक एट इट कि होता क्या है। बेसिकली लेट्स से केस ए यूजर है, इसने एक वेबसाइट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर अपनी कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो कर दी हैं एंटर, इस पर्सन ने अपनी कार्ड की डिटेल्स कर दी हैं एंटर, ठीक है। अब कार्ड नेटवर्क है, जैसे वीजा है, रुपे है, मास्टर कार्ड है, अलग अलग कार्ड नेटवर्क्स है, राइट। वो आपका एक्चुअल कार्ड नंबर जो है, मर्चेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टोकन बेसिकली सेंड करेगा। अब कार्ड नेटवर्क जो होगा वो यूनिक टोकन जनरेट करेगा, ये रिक्वेस्ट इसने दी, डिटेल्स के साथ कार्ड की डिटेल्स दी, और ये जनरेट कर देगा एक टोकन, और ये टोकन जनरेट करके आ जाएगा एप्लीकेशन या मर्चेंट के पास, राइट। यूनिक टोकन आ गया यहाँ पे। मर्चेंट सिर्फ और सिर्फ इस टोकन को स्टोर करेगा अपने पास, एंड ये डिवाइस के हिसाब से, कार्ड के हिसाब से, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स के हिसाब से एक टोकन जनरेट होगा जो ये सेव हो जाएगा इस मर्चेंट के पास, ताकि अगली बार अगर फास्ट चेकआउट करना है तो वो चेकआउट हो पाए विदाउट एडिंग द डिटेल्स अगेन। लेकिन अब ये कार्ड डिटेल्स कहां पर है, कार्ड डिटेल्स हुई हैं सिर्फ और सिर्फ सेव नेटवर्क के ऊपर, नॉट विद द मर्चेंट, मर्चेंट के पास नहीं है, राइट। अब पेमेंट के दौरान सिर्फ टोकन सेंड किया जाएगा, उसी को वेरीफाई किया जाएगा, उसको मैप किया जाएगा, एंड फर्दर जो वीजा नेटवर्क है वो आगे बैंक से ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, कार्ड इशू बैंक से, एंड जो स्टेटस है वो भेज दे जाएगा।
यानी कि एक्चुअल में देखो अब कहीं पर जो डिटेल सेव हुई ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के ऊपर स्टोर हुई है, दैट इज द केस। फिर कंडीशंस क्या है फॉर COFT, कार्ड ऑन फाइल टोकन्स के लिए क्या कंडीशंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पर कार्ड बेसिस रिक्वेस्टर और मर्चेंट के बेस के ऊपर एक यूनिक जो टोकन है दैट विल बी इशू। AFA रहेगा रजिस्ट्रेशन के ऊपर, यानी कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन मस्ट बी देयर, राइट, एंड फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को कवर करेगा। कोई फ्रेश ऑथेंटिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी हर एक बार। एंड फर्दर अगर आपने डी रजिस्टर करना है तो वो इजीली हो सकता है बाय द एप्लीकेशन ब्रांच और एप्लीकेशन दैट कैन बी डन। एंड अगर नया कार्ड आता है तो आपको रिकंसेंट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग मर्चेंट टोकन के लिए, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द TSP रोल, तो TSP जो टोकन सर्विस प्रोवाइडर है वो इंश्योर करेगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो लेजिटिमेट मर्चेंट से ओरिजिनेट हुई है, राइट। ये TSP का रोल है। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, ओरिजिनल डिवाइस जो है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा थ्रू द सेम डिवाइस आईडी या ब्राउजर के फिंगरप्रिंट से। फ्रॉड मॉनिटरिंग, लेट्स से कंटिन्यूस चेक होते रहेंगे, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उसको रिलेटेड अलर्ट जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिमिट की बात करें, इशूअर्स जो है वो कैप कर सकते हैं रिलेटेड टू कार्ड रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द रिस्क, राइट, कि कितने डिवाइसेस को रजिस्टर कर सकता है किया जा सकता है फॉर द टोकनाइजेशन बेसिस, उसको लिमिट किया जा सकता है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको CIB का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो जल्दी से लेके CIB और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 and I'll be sharing all the details to you over there. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.